हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपनी मॉर्निंग का जो करंट अफेयर सेशन है वो द इंडियन एक्सप्रेस से कर रहे हैं। वैसे तो रोज ही द इंडियन एक्सप्रेस से करते हैं, और जो बेसिकली और थोड़ी बहुत न्यूज़ होती है वो हम लोग जो न्यूज़ एजेंसी है जैसे ANI हो गई या PTI हो गई उनसे भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देर के चलते हैं सबसे पहले पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि SC ST एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर सब कैटेगरी बनाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच बैठी थी, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। अब एक बात समझिएगा, मैं यहाँ समझा देता हूँ। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही बनती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है वो मिनिमम 5 जजेस की होती है। 5 जजेस से कम की बेंच होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं कहलाएगी। ऑलवेज जब भी बेंच बनती है तो ऑड नंबर में बनती है, जैसे 5, 7, 9, 11 इस तरह से बेंच बनती है। तो इस 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो हेड कर रहे थे अरुण मिश्रा जी कर रहे थे। ठीक है, अरुण मिश्रा जी कर रहे थे। और जो भी 5 जजेस थे उनको सर्वसम्मति से इनका मानना क्या था कि जो भी SC ST एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनमें क्या किए जाए, सब कैटेगरी बनाई जाए। ठीक है, तो सब कैटेगरी बात यहां आई कैसे, सब कैटेगरी की बात आई कैसे? देखिए, बात ऐसे आई जब OBC बना था तो OBC में 2 कैटेगरी होती हैं, आपको पता है। एक क्रीमी लेयर होती है और एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। ठीक है, एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कौन क्रीमी लेयर होगा, कौन क्रीमी लेयर नहीं होगा? देखिए, एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है, मतलब सालाना इनकम का थ्रेशोल्ड रखा जाता है, सालाना इनकम, ठीक है, या ईयरली इनकम का एक थ्रेशोल्ड रखा जाता है। अगर उस थ्रेशोल्ड को उनके परिवार वाले पार कर जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। जैसे अभी क्या है, थ्रेशोल्ड कितना है, तो 8 लाख। अगर आपके परिवार की जो इनकम है वो 8 लाख पर ईयरली है, मतलब 8 लाख ईयरली है, तो आप क्रीमी लेयर 8 लाख के ऊपर होनी चाहिए। अगर ऊपर है तो आप किस में माने जाओगे, क्रीमी लेयर में माने जाओगे। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर में 8 लाख के नीचे है तो आप नॉन क्रीमी लेयर माने जाओगे। और आपको जितने भी कोटा है, ठीक है, OBC के अंदर जितने भी कोटा आते हैं, जैसे 27% जो आपको कोटा मिलता है वो आपको पूरा 27% कोटा किस में मिलेगा, ठीक है, एजुकेशनल में। और आपके जो भी आप सिविल पोस्ट में जाना चाहते हैं वहां पे आपको ये मिलेगा। उसी तरह यहां पे भी बोला गया है कि SC ST में भी होता है। SC ST में कुछ लोग हैं जो रिजर्वेशन पा चुके हैं और वो समृद्ध हो चुके हैं। तो जो समृद्ध हो चुके हैं अब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। ठीक है, देखिए, जो कोटा सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का यह सब कहना है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि SC ST में भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके परिवार में कई लोग बेसिकली अच्छी नौकरियां कर रहे होंगे और उनको अब जरूरत नहीं होगी कोटा सिस्टम की। तो कोटा ऐसा कोई सब कैटेगरी लेके आए, इसमें भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की कुछ कंडीशंस बनाए, जिससे क्या हो, उसके जो वाकई में जिनको जरूरत है वो उस कोटे का लाभ पा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी सी बात थी। अच्छा, ये सब मुद्दा उठा क्यों है? बेसिकली मुद्दा इसलिए उठा है कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक डिसीजन दिया था। एक केस था EV चेन्नई वर्सेस स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो भी कोटा लगता है वो सभी के लिए समान होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। स्पेशली ये OBC जो कमीशन बनी थी, मंडल आयोग को पूरा ये फॉलो करती है, तो इसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ये पहले ही से बनी थी, लेकिन इनमें ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 में डिसीजन में ये बोला था कि SC ST EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो अभी बना है, ठीक है, SC ST में जो भी कोटा मिलता है वो सभी पर्सन को समान मिलना चाहिए, चाहे वो समृद्ध हो चुके हों या समृद्ध नहीं हुए हों। ठीक है, तो 2004 के फैसले को पलटते हुए 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये बोला है कि जो है सरकार इस पे नियम बनाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सरकार इस पे नियम बनाती है या फिर नहीं बनाती, वो सरकार का काम है।
ठीक है। अच्छा, जब वाकई में जब मंडल कमीशन बना था ओबीसी में, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, ओबीसी में जब वाकई में मंडल कमीशन बना था तो 1971 में ये सब जो कोटा सिस्टम लाया गया था उसको फॉलो कब किया गया था, 1993 में। और 1993 में ये बोला गया था कि जो क्रीमी लेयर होंगे अगर 1 लाख से ऊपर आए हैं, अगर 1 लाख से ऊपर आए हैं तो आपको किस में जाना होगा, क्रीमी लेयर में जाना होगा, क्रीमी लेयर में जाना होगा। क्रीमी लेयर में जाने का मतलब यह है आप ओबीसी में तो रहोगे पर आपको जो एजुकेशनल जो फायदे मिलते हैं या सिविल पोस्ट में जाने के जो फायदे मिलते हैं वो आपको फायदे नहीं मिलेंगे, वो कोटा नहीं मिलेगा। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड जो क्लास का है, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास का नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है, एनसीबीसी बोलते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड जो क्लास ने अभी क्या बोला है कि जो क्रीमी लेयर की सीमा है कितनी रखी गई, 8 लाख रुपए ईयरली रखी गई, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया जाए, उसको बढ़ा करके कर दिया जाए 15 लाख रुपए पर ईयर पे लाके रख दिया जाए। ठीक है, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिल सके ओबीसी में। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है कि सरकार ने बोला है कि हम आपकी कमीशन को जो रिकमेंडेशन है उसको इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, और सरकार ने अपनी तरफ से क्या बोला है कि वो 8 लाख रुपए ईयरली से लेकर के 12 लाख रुपए ईयरली तक ही कर सकती है। ठीक है, ये सरकार का कहना है। ठीक है, अब देखते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात मानी जाती है या फिर सरकार की बात मानी जाती है आगे जाकर के। ठीक है, चलिए सेकंड न्यूज पे चलते हैं। सेकंड न्यूज ये हमारी है, इसकी न्यूज है जीएसटी मीटिंग की। ठीक है, तो जीएसटी अभी हाल ही में 41वीं मीटिंग हुई है और उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं, जीएसटी मीटिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी की अभी हाल ही में जीएसटी की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आप सभी को पता होगा, ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, अभी क्या है, इसकी 41वीं बैठक हुई है, 41वीं बैठक हुई है या मीटिंग हुई है कह लीजिए। ठीक है, तो उसमें यह बोला गया है, स्टेट्स ने, जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने बोला है कि हमारा जो भी स्टेट जीएसटी का बकाया है, स्टेट जीएसटी जो भी बकाया है वो हमें वापस हमारा पे कर दीजिए। ठीक है, और कितना बकाया है, वो बकाया है 2.35 लाख करोड़, इतना बकाया है, इसको आप हमें स्टेट को वापस कर दीजिए। अच्छा, बात यहां करते हैं कि जितना भी जीएसटी कलेक्शन होता है, किसी भी राज्य से जितना भी जीएसटी कलेक्शन होता है वो सीधे कहां पहुंचता है, वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले पूरा 100% पैसा पहुंच जाता है। 100% जो भी कलेक्शन हुआ है, किसी भी स्टेट से कलेक्शन हुआ या किसी भी यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से कलेक्ट हुआ हो, वो सबसे पहले पैसा कहां जाता है, सेंट्रल के पास 100% पैसा जाता है। ठीक है, अब सेंट्रल के पास जो भी जीएसटी 100% जाता है उसका डिवाइड होता है, किन में डिवाइड होता है, चार जो इसके पार्ट हैं उनमें डिवाइड होता है। मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो है उसमें पहला तो सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, स्टेट जीएसटी, फिर होता है यूटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इनको जो है वो अलग अलग पैसा इनको मिलता है, सेंट्रल को भी पैसा मिलेगा उसमें से, उसी में से स्टेट को भी पैसा मिलेगा, उसी में से यूनियन टेरिटरी और इंटीग्रेटेड में भी वो पैसा जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे जो स्टेट का अभी तक बन रहा है वो बन रहा है 2.35 लाख करोड़ रुपीस बन रहा है, जो सेंट्रल को पे करना है। अब यहां पे मुद्दा ये आ रहा है कि सेंट्रल के पास पैसे हैं नहीं, सेंट्रल जैसा कि बोल रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल यहां पे निर्मला सीतारमण ने क्या बोला है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है, सीतारमण जी ने क्या बोला है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, पैसे इकट्ठा करने के, जो पैसे हम लोग को पे करने हैं, में से देने हैं राज्य सरकारों को और खुद को भी चाहिए, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला क्या करें कि पहले हम लोग एक विंडो बनाएं। विंडो का मतलब ये नहीं होता खिड़की बनाने का, विंडो का मतलब होता है एक ऐसा गेटवे हम लोग रखें और उसके सामने क्या कहते हैं आरबीआई के सामने, कि उसमें हम लोग पूरा पैसा ना मांगे, हम लोग कितना पैसा मांगे, 97,000 करोड़ का मांगे, 97,000 करोड़ रुपए, सिर्फ इतना पैसा मांगेंगे। ठीक है,
मतलब आधे से भी थोड़ा कम, ठीक है, आधे से भी कम पैसा हम लोग इतना मांगते हैं। और उसको हमारा जो ये पैसा है, हम लोग के पास एक ऑप्शन होता है कि अगर हमारा कोई भी जीएसटी में घाटा होता है, ठीक है, 5 सालों के अंदर, तो हम लोग उसको बाद में 2022 में जाकर के उसको दे सकते हैं, वापस रिटर्न कर सकते हैं आरबीआई को, ठीक है। पहला तो यह है कि केवल इतना पैसा लिया जाएगा और उसको रिटर्न कब करना होगा, 2022 के बाद हम लोग आरबीआई को रिटर्न करना होगा। ये एक जीएसटी में था, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये किया जा सकता है कि हम लोग पूरा का पूरा पैसा ले लें, ठीक है, 2.35 लाख करोड़ ले लें, और जब कंडीशन हमारी सही हो जाए, जब हमारी कंडीशन सही हो जाए तो हम लोग आरबीआई को पैसा वापस कर दें। लेकिन उसमें टाइम लिमिट इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, 2022 तक टाइम लिमिट नहीं मिलेगी, बहुत पहले ही उसको फिर वापस रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको पैसा तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रेशराइज किया जाएगा आरबीआई की तरफ से कि पैसा वापस रिटर्न भी करो, ठीक है। तो यहां पे ये प्रेशराइजेशन वाला केस है। लेकिन यहां पे जितने भी बेसिकली स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जितने भी स्टेट्स के, उन्होंने बोला है कि आप सेकंड इसको लो, ठीक है, सेकंड स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, और क्योंकि हमारे पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे जाकर के कि जो सेंट्रल है वो क्या फैसला लेती है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लोग कह रहे हैं कि ये 0%, 18% या फिर 12% ये क्या होता है, ये स्लैब होते हैं। देखिए वैसे तो 5 स्लैब हैं, 0% का, ठीक है, उसके बाद 5% का, उसके बाद फिर 12% का, 18 और 28, ये 5 स्लैब हैं, ठीक है। चलिए पेज नंबर 12 पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन के पेज पे। यहाँ पे एक मच्छरों की न्यूज है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 12 पे चलते हैं, मॉस्किटो की न्यूज है, इस पे चलते हैं। पेज आज की हमारी खबर नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 2 साल पहले। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं, इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था आज से 2 साल पहले। और वो क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, 2 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था कुछ मच्छरों को, जो बेसिकली एडीज इजिप्टी जो मच्छर है, ठीक है, जो बेसिकली वायरस ये अपना फैलाते हैं, एडीज इजिप्टी, ठीक है। एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो हैं, उनको बेसिकली एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया गया था। उस बैक्टीरिया का नाम है वोल्बैकिया, ठीक है। एक बैक्टीरिया का नाम है वोल्बैकिया। तो यहां पे बात ये कह रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इंडोनेशिया में ये बेसिकली जो है वो पूरा प्रयोग किया गया था। 2 साल पहले एडीज इजिप्टी के जितने भी प्रजाति के मच्छर थे, उनको एक बैक्टीरिया उनपे इन्फेक्ट किया गया था, और उसका बैक्टीरिया का क्या नाम था, वोल्बैकिया, ठीक है। वोल्बैकिया से उन मच्छरों को इन्फेक्ट किया गया, और उनको बेसिकली इंडोनेशिया के 2 प्रांत जो हैं, जकार्ता और योगयाकार्टा सिटी, इन दोनों सिटीज में क्या कर दिया गया, उन दोनों को छोड़ दिया गया। अब छोड़ देने के बाद 2 साल के बाद रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि वहां पे जो डेंगू के केस थे, वो 77% तक रिड्यूस हो गए, 77% तक कम हो गए, अदर कंपैरिजन में जहां नहीं छोड़े गए थे वो मच्छर, ठीक है। मतलब उन मच्छरों को इस बैक्टीरिया वोल्बैकिया से इन्फेक्ट किया गया, और उसको बाद में उनको छोड़ दिया गया। 2 जगह छोड़ा गया, जकार्ता और योगयाकार्टा सिटी, 2 जगह छोड़ा गया, और बेसिकली देखा यह गया कि वहां पे जो डेंगू के केसेस हैं वो 77% तक रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। अब कारण क्या था, 77% तक रिड्यूस हो चुके हैं। इसका कारण यह था कि जो वोल्बैकिया जो बैक्टीरिया है, वो बेसिकली इन मच्छरों में नहीं पाया जाता, एडीज इजिप्टी मॉस्किटोज में नहीं पाया जाता है। अब ये पाया क्यों नहीं जाता, इसका ये देखिए, बेसिकली क्या है, ये और मच्छरों में पाया जाता है, लेकिन एडीज इजिप्टी जो मच्छर हैं उनमें नहीं पाया जाता। तो जब वोल्बैकिया जब इनमें प्रवेश करता है, तो जो इनका साइकिल है, ठीक है, जो डेंगू अपना जो वायरस होता है, जो इनका बेसिकली वायरस ही होता है, तो वायरस का जो साइकिल है उसको तोड़ देता है और उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो सप्रेस कर देता है, तो इसीलिए यहां पे जब वो मच्छर दूसरे मच्छरों के साथ इंटरब्रीड करते हैं,
ब्रीड करते हैं तो क्या होता है, तो और दूसरे मच्छरों में भी यही उनका बैक्टीरिया चला जाता है, तो उन मच्छरों में भी उस एडिस एजिप्टी जो को सप्रेस कर देता है, और सप्रेस करने के बाद क्या होता है, फिर वहां पे डेंगू के केसेस कम हो जाते हैं। डेंगू ही नहीं, उसके अलावा जो येलो फीवर हो गया या चिकनगुनिया हो गया, इनको भी इनके भी केस में देखा गया कि ये इनके केसेस भी लगातार कम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो शोध था वो मैंने आपको बता दिया कि ये शोध कहाँ हुआ है। वैसे सबसे पहले ये शोध इंडोनेशिया में नहीं हुआ था, 2008 में ऑस्ट्रेलियन एक फर्म थी, ठीक है, उसने सबसे पहले किया था। वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम जो एक फर्म है ऑस्ट्रेलिया में है, उसने 2008 में ये प्रोग्राम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के पेज पे, पेज नंबर 12 पे ही है। ये अटल जो टनल बनी हुई है, जैसे रोहतांग टनल कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में एक टनल का निर्माण हो रहा है, एक टनल बन रही है, उस टनल को कहते हैं, आप किस कह सकते हैं, रोहतांग टनल, रोहतांग टनल। ठीक है, और रोहतांग कहाँ पे है, रोहतांग जो पास है या रोहतांग दर्रा, मैंने आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में, मैंने आपको रोहतांग दर्रे के बारे में पढ़ाया था, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा या रोहतांग पास, रोहतांग पास के बारे में पढ़ाया था। बताइए कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टनल बनी हुई है रोहतांग पास पे ही, उसे नाम क्या दिया गया है, रोहतांग टनल, या फिर उसका जो नया नाम अभी दिया जाएगा, अभी दिया नहीं गया है, और जब प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे तब उसका एक नाम दिया जाएगा, उसका नाम होगा अटल टनल। अटल टनल, ये अटल टनल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे टनल बनेगी, उन्हीं के नाम पे ये टनल रखी जा रही है, इसीलिए अटल टनल नाम ये रखा जाएगा। हो सकता है सितंबर के लास्ट तक इस टनल का काम पूरा कर लिया जाए और इसका उद्घाटन भी सितंबर के लास्ट तक कर दिया जाए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वही इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, ये बताया जा रहा है कि ये इंडियाज तो है ही है, इसके साथ साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट टनल बोली जा रही है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टनल बोली जा रही है। ठीक है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 8.8 किलोमीटर है, आपको 9 किलोमीटर भी ये कहीं कहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन आप लगाएंगे 8.8 किलोमीटर, उसके बाद अगर 9 किलोमीटर ऑप्शन होता है तो आप 9 किलोमीटर लगाइएगा। ठीक है, 8.8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर की इसकी जो टोटल लेंथ है वो होगी। ये बेसिकली जो आपका मनाली है, ठीक है, मनाली से जो लेह जाने का रास्ता है उसका जो ये दूरी है ना, उसकी दूरी है वो नियर अबाउट 46 किलोमीटर या रिड्यूस कर देगी। ये जो टनल है ये 46 किलोमीटर जो है उसकी दूरी रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो अटल टनल के बारे में थोड़ी सी बात थी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक आपके सामने एक हरिकेन की न्यूज आ रही होगी, द वर्ल्ड के पेज पे है, द वर्ल्ड का आप देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हरिकेन हो गया या साइक्लोन हो गया या थंडर स्टॉर्म हो गया, सब एक ही चीज होती हैं। ठीक है, तो मैं एक बात करूं, हरिकेन की बात करूं, हरिकेन हो गया, हरिकेन या फिर साइक्लोन, साइक्लोन या फिर थंडर स्टॉर्म, ये सब एक ही चीज होती हैं। ठीक है, मतलब इनका मतलब होता है एक समुद्र से उठा हुआ भयंकर तूफान। ठीक है, तो एक तूफान आया हुआ है, एक हरिकेन आया हुआ है, उसका नाम है लॉरा, जो अभी कहाँ आया हुआ है, यूएसए में आया हुआ है, यूएसए में आया, उसका नाम क्या है, लॉरा। तो लॉरा ये इस नाम का जो हरिकेन अभी आया हुआ है यूएसए में आया हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको भी 8-10 दिन पहले एक और तूफान बताया था, ISAIS, ये भी हरिकेन आया हुआ था, हरिकेन आया हुआ था, कहाँ आया हुआ था, यूएसए में ही आया हुआ था, यूएसए में ही आया हुआ था। और बेसिकली जो बहामस का इलाका है, जो बहामस उसका एक द्वीप है यूएसए का, और फ्लोरिडा में आया हुआ था। ठीक है, तो ये, और ये जो लॉरा है ये आया हुआ है लोशेनिया में आया है। ठीक है, लोशेनिया, ठीक है, लोशेनिया में आया हुआ है, यूएसए में ही है। ठीक है, और बहामस जो है वो यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो द्वीप है, लोग अक्सर वहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक यहाँ पे यूनिसेफ की न्यूज है और थोड़ी सी डराने वाली न्यूज भी है। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था पूरे वर्ल्ड में,
ठीक है, नियर अबाउट फरवरी की बात करें तो फरवरी से हर एक कंट्री लॉकडाउन करना स्टार्ट कर दी थी, और इंडिया ने भी किया था, यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज ने भी किया था, और जो अफ्रीकन नेशंस हैं उन्होंने भी किया था। तो यहाँ पे यूनिसेफ ने एक डाटा क्या दिया है, यूनिसेफ ने एक डाटा दिया है जो बहुत डराने वाला डाटा है। यूनिसेफ ने बोला है कि पूरे वर्ल्ड में नियर अबाउट 1.5 बिलियन जो बच्चे हैं, कितने हैं, अगर मैं टोटल 700 करोड़ की आबादी है, 700 करोड़ की पूरे वर्ल्ड में आबादी है, तो उसमें से 1.5 बिलियन कितने हैं, बच्चे हैं जो स्कूल वगैरह जाते हैं। 1.5 बिलियन का मतलब हो गया 150 करोड़, 150 करोड़ जो बच्चे हैं जो स्कूल वगैरह जाते हैं, और उन्होंने लॉकडाउन की वजह से वो स्कूल नहीं गए। ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं। देखिए, आप लोग शहर में रह रहे हो, ठीक है, आप लोग अभी समृद्ध हो, इसलिए आपको यहाँ पे मोबाइल मिल जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि आप अफ्रीका रीजन, जो ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका रीजन हो गया, या दूसरा जो गल्फ का इलाका हो गया, या तीसरा में अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं, मिडिल ईस्ट, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट का इलाका हो गया, वहां पे आप रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकते वहां पे बच्चों को। वहां पे बहुत गरीब देश है। वैसे अफ्रीका के जो खासकर कांगो बेसिन का जो इलाका है और जो सहारा जो डेजर्ट का जो आसपास का इलाका है, वहां तो आप नेटवर्क कनेक्टिविटी पाओगे ही नहीं, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है वहां पे। और ये देश इतने गरीब हैं, गल्फ तो फिर भी मैं मान सकता हूँ एक, चलो ठीक है, वो अमीर देश है, ठीक है ना। वैसे ये जो आपका ईस्ट अफ्रीका है और जो मिडिल ईस्ट के आसपास का जितना इलाका है, वहां पे जो कंट्रीज है बहुत ज्यादा गरीब है, तो वहां पे आप रिमोट कंट्री कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। वहां पे लोग तो बेसिकली अभी भी ऑफलाइन पढ़ना ही पसंद करते हैं। तो वहां पे बात आई है कि यूनिसेफ ने बोला है कि वहां पे बच्चों को रिमोट कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है, रिमोट कंट्रोल एक्सेस नहीं मिल पा रहा, वहां पे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं ड्यू टू पुअरनेस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, 150 करोड़ बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में जो ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, लेकिन इनमें से भी नियर अबाउट 50 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, नियर अबाउट 50 करोड़ या 500 मिलियन आपके पास लिख के आ रहा होगा, 500 मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 50 करोड़ आएंगे, ठीक है। मतलब 1/3 जो बच्चे हैं उनके पास ऑनलाइन एक्सेस मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली इन्हीं कंट्रीज में हो रहा है, इंडिया में भी वो शामिल है, ठीक है। चौथी कंट्रीज में यहां लिख देता हूं, इंडिया, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब ऐसी कंट्रीज है जहां पे ऑनलाइन एक्सेस अभी भी बच्चों को बहुत कम मिल रहा है ड्यू टू पुअरनेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिसेफ का जो डेटा था वो मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा डराने वाला डेटा है, ठीक है। 50 करोड़ आबादी कम नहीं होती, बहुत होती है, और स्पेशली आप ये देखें कि वो यूथ बनने वाले हैं आगे के टाइम पे, ठीक है, उनके ऊपर ही पूरी दुनिया निर्भर है। चलिए टिकटॉक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है, टिकटॉक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं केविन मेयर, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो केविन मेयर कौन है, ये आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं। तो टिकटॉक के सीईओ थे, अब नहीं है, टिकटॉक के सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ऑफिसर थे, इन्होंने इस पद से स्टेप डाउन हो गया, इस्तीफा दे दिया है। एक आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो टिकटॉक है उसकी पेरेंटल कंपनी कौन सी है, तो बाइट डांस है। क्या है, बाइट डांस, ये इसकी पेरेंटल कंपनी है, और ये आपसे पूछ सकते हैं, इस समय टिकटॉक के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की करंट अफेयर में यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट खबरें जो आज हम शायद हो सकता है मैं ना पढ़ा पाया हूँ, आगे मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी नॉन पॉलिटिकल, वो मैंने आपको कवर करा दी है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।